नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे रीट प्री और मेंस के चैनल पर। और आप सभी के लिए रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, जो आप सभी इस बार 2023 के इस बैच में असफल हुए हैं, बिल्कुल निराश मत होइएगा। आने वाली भर्तियों के लिए मैं आप सभी के साथ हूं और मैंने अपना निश्चय कर लिया है कि मैं आप सभी को जिस तरीके से मैंने अपनी होम स्टडी करके अपने टारगेट को अचीव किया है, उसी तरीके से आप भी उसी टारगेट को अचीव करेंगे, उसी लक्ष्य को आप पाएंगे जैसे मैंने किया है। आप सभी को इस साइकोलॉजी की क्लास जो आपको चलाई जाएगी वो हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से चलाई जाएगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। पूरा नोट्स आप पढ़ के फिर उसके बाद आप अच्छे से अवलोकन करके आप अपने टेस्ट को सॉल्व करेंगे। टेस्ट आपको प्रतिदिन 9 बजे लगाया जाएगा। वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है और उस टेस्ट को आप लोग डेली अटेंड करें, चाहे वो राजस्थान जीके का हो, चाहे आपकी शिक्षण विधियों का हो, चाहे आपके मनोविज्ञान का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। तो इसलिए आप सभी साथी तैयार रहें, समय पर निर्धारित रूप से क्लास लेते रहें और मिस बिल्कुल भी ना करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं अब हम साथियों। अगर मनोविज्ञान की बात करते हैं, यहाँ पर अब शुरू होती है हमारी कहानी मनोविज्ञान की, इसकी उत्पत्ति और उसके परिचय को लेकर के, कि मनोविज्ञान का जो इतिहास है, जो अतीत है, बहुत लंबा है, ठीक है ना। और इसका इतिहास तो बहुत छोटा है। अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। ये परिभाषा देने वाले व्यक्ति कौन थे? एबिंगहॉस थे। ये आपको लाइन याद रखनी है। सबसे पहले किन किन सिद्धांतकारों ने, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी थी, वो भी आपको याद रखना है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इसका इतिहास बहुत छोटा है। ये परिभाषा किसने दी थी? एबिंगहॉस ने दी थी। मनोविज्ञान का इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है जबकि इसका अतीत 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है। मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 ईस्वी में, जो मनोविज्ञान शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गोयकर ने किया था। और पुस्तक याद रखना, उनकी बहुत फेमस पुस्तक है। पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। क्या नाम है? साइकोलॉजिया। किसने लिखी थी? रुडोल्फ गोयकर ने। और 1590 ईस्वी में सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का उसने प्रयोग भी किया था। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि मनोविज्ञान जो है उसके जनक कौन है? अरस्तु हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है एरिस्टोटल। पुस्तक का नाम क्या है? एरिस्टोटल है। मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। मनोविज्ञान की जननी अगर बात करी जाए तो कौन है? दर्शन शास्त्र है। सबसे पहले हम दर्शन शास्त्र को ही मनोविज्ञान मानते थे और मनोविज्ञान जो शाखा है हमारी, वो दर्शन शास्त्र की एक ब्रांच है, वहाँ से अलग हुई है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो ये एक यूनानी शब्द है जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लॉगस, यानी कि मन का विज्ञान, ठीक है, आत्मा का विज्ञान। साइको का अर्थ क्या है? आत्मा का या मन का, और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर सबसे पहले प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे, इन तीनों व्यक्तियों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। लाइन आपको याद रखना है। आत्मा का विज्ञान कहने वाले तीन मनोवैज्ञानिक थे। पहले थे हमारे प्लेटो, दूसरे थे हमारे अरस्तु और तीसरे थे डेकार्टे। इन तीन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। तो सबसे पहले क्या परिभाषा यही निकल के आती है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान सबसे पहले सीढ़ी में माना गया था। आत्मा जो शब्द है उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी में यह परिभाषा अमान्य हो गई थी। भाई, आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है, लेकिन आत्मा की स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी में यह परिभाषा अमान्य हो गई थी। उसके बाद हमारी 17वीं शताब्दी के अंदर इटली के एक मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था पंपोलोजी। कौन थे? पेम्पोलोजी इटली के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने इस मनोविज्ञान को बताया कि ये एक मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना था किसने? पेम्पोलोजी ने माना था। याद रखेंगे एक एक पॉइंट को। उसके बाद 19वीं शताब्दी के अंदर फिर आते हैं विलियम वुंट, विलियम जेम्स और बार्टसन जेम्स, ठीक है ना। ये चार वैज्ञानिक आते हैं, विलियम वुंट, विलियम जेम्स और बाइट्स जेम्स और जेम्स अली। ये चार मनोवैज्ञानिक आते हैं, याद रखना। ये वाटसन है, ये जेम्स अली है और इनके द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। क्या माना? चेतना का विज्ञान। तीसरा क्या निकल के आ रहा है? चेतना का विज्ञान माना मनोविज्ञान को। धीरे धीरे समय के अनुसार परिभाषा बदलती गई कि भाई मनोविज्ञान कहते किसको है।
अपूर्ण अर्थ होने के कारण भी ये परिभाषा अमान्य हो गई, फेल हो गई। यानी कि तीनों ही चीज़ खत्म हो गई। आत्मा का विज्ञान खत्म हो गया, मन या मस्तिष्क का विज्ञान खत्म हो गया, चेतना का विज्ञान खत्म हो गया। अब चौथी परिभाषा क्या निकल के आएगी वो आगे देखते हैं। विलियम वुंट ने जर्मनी के, ये लाइन आपको याद रखना, विशेष रूप से पूछी भी गई है ये एग्जाम में, कि विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर 1879 ईस्वी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसलिए आपसे पूछा जाए कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम वुंट साहब ही है। ये आपको लाइन याद रखना अच्छे से। उसके बाद आगे चलते हैं। इसी समय 1879 में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग हो गया और एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। कब हुआ था अलग, बताओ? दर्शन शास्त्र की शाखा से 1879 में, जब विलियम वुंट ने एक लेबोरेटरी की स्थापना की थी, तो उस समय पर यह मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर के एक मनोविज्ञान अलग विषय के रूप में उभरा। लिप्जिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान में कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, जहां पर ये विलियम वुंट एक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये याद रखना है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम मैकडूगल की पुस्तक भी बहुत बार पूछी गई है। इस मनोवैज्ञानिक की कौन सी पुस्तक है, तो पुस्तकों को आप लोग याद रखना। मैं एक आपको एंटीबायोटिक डोज दे दूंगा इसके लिए कि साइकोलॉजी में किन किन मनोवैज्ञानिकों की कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं, सबके बारे में। तो विलियम मैकडूगल की पुस्तक थी जिसका नाम था आउटलाइन साइकोलॉजी, और इसमें पृष्ठ नंबर 16 है। इस पुस्तक में पृष्ठ नंबर 16 पर चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है कि भाई ये जो चेतना है ना, ये चेतना, ये इसका संबंध मनोविज्ञान से नहीं है। ये किसने बताया था? विलियम मैकडूगल ने। और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान स्वीकार किया गया था और आज तक यही भाषा और यही परिभाषा प्रचलित हो रही है। आप सबको याद रखना है। अब के बाद जब भी आप बोलेंगे कि मनोविज्ञान किसको कहते हैं, तो व्यवहार के विज्ञान को, ठीक है ना, मनोविज्ञान कहा जाता है। और इसके प्रतिपादक कौन है, याद रखेंगे। ये परिभाषा किसने दी थी? वाटसन ने दी थी, ठीक है ना। इसलिए व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है। तथा व्यवहारवादी वंशानुक्रम में कम विश्वास करते थे और वातावरण में अधिक विश्वास करते थे। वो मानते थे, कौन? वाटसन, कि व्यवहारवादी जो है वो वंशक्रम नहीं होता, व्यवहार कभी वंशक्रम नहीं होता, व्यवहार तो एक वातावरण की देन होती है। समझ में आ रहा है ना? अच्छे से एक एक चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ मैं। और उन्होंने कहा था, वाटसन ने एक लाइन भी कही थी कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा ही बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। चाहे मैं उसे डॉक्टर बना सकता हूँ, वकील बना सकता हूँ, चोर बना सकता हूँ। यानी कि जो बच्चा होगा वो एक दूसरे के व्यवहार को देख करके और वैसा ही प्रतिक्रिया करने लगेगा। तो उन्होंने यही बताया था कि जो भी व्यक्ति होता है, जो बालक होता है, वो व्यवहार के माध्यम से सीखता है। और आज तक वही परिभाषा वाटसन महोदय की चलती आ रही है कि मनोविज्ञान जो है वो एक व्यवहार का विज्ञान है। क्लियर? तो ये आपको यहाँ तक याद रखना है। आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं वुडवर्थ साहब। ये परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से परिभाषाएं 1-2 एग्जाम में आती रहती हैं। पुस्तकों के नाम भी और मनोवैज्ञानिकों के नाम आते रहते हैं, तो आपको मिस नहीं करना है एक भी पॉइंट। वुडवर्थ साहब की परिभाषा की बात करें तो उन्होंने बताया था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान एक व्यवहार की विधि के रूप में स्वीकार करता है। कौन? वुडवर्थ साहब। ये भी एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। देख लो, आप लोग ऊपर पढ़ के आए हो कि भाई आत्मा का विज्ञान, ये परिभाषा फेल हो गई थी। मन का विज्ञान था, ये भी परिभाषा फेल हो गई थी। और चेतना का विज्ञान, ये भी परिभाषा फेल हो गई थी। और वर्तमान में वाटसन साहब, वुडवर्थ साहब, इन सभी की परिभाषा जो फेमस हुई है वो है कि भाई मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। व्यक्ति जो होता है एक दूसरे के साथ वातावरण में रहकर के व्यवहार के माध्यम से सीखता है, और वही मनोविज्ञान कहलाता है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा आपको याद रखना है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा बहुत एग्जाम में आती रहती है और एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने बताया था कि 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। बच्चों की शताब्दी है क्योंकि 20वीं शताब्दी के अंतर्गत ही जो मनोविज्ञान था वो बिल्कुल अलग हो गया था, और एक परिभाषा निकल के यही आई कि मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है, और बालक जो होते हैं व्यवहार के माध्यम से एक दूसरे से अपने अधिगम को अर्जित करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि 20वीं शताब्दी बच्चों की या बालकों की शताब्दी है। ये जो डेफिनेशन देने वाले थे वो थे क्रो एंड क्रो।
वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान माना गया था। अनुभूति कह लो, व्यवहार कह लो, एक ही बात है। उसके बाद अब आपको कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और उनके जनक भी दिए गए हैं। अब भाई कौन सा मनोवैज्ञानिक किस चीज़ का जनक है, किस चीज़ का उसने प्रतिपादन किया था, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक एक चीज़ को पढ़ते जाना है। सबसे पहले देखिएगा, मनोविज्ञान के जनक अगर आपसे पूछा जाए, मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक साहब। कौन है? थॉर्नडाइक, जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। आगे हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांतों में बिल्ली पर इन्होंने एक प्रयोग किया था। उसके बाद प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंड साहब, जिन्होंने लिप्जिंग के अंतर्गत एक लेबोरेटरी की स्थापना की थी 1879 की ईस्वी में। तो ये वही विलियम वुंड हैं जिन्होंने प्रयोगात्मक प्रयोगशाला का एक निर्माण किया था, और वहीं से इस प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाए? विलियम वुंड। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? ये भी कौन है? विलियम वुंड हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान कह लो चाहे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कह लो, ये दोनों ही एक ही बात है। ये कौन है? विलियम वुंड साहब हैं। उसके बाद अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक, अगर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जनक कौन है? ये हमारे विलियम जेम्स। एक एक लाइन को याद रखना, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? ये आप अच्छे से जानते हो, जीन पियाजे। बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के अंदर। जब जीन पियाजे की बात करेंगे तो बहुत विस्तार से बात करेंगे हम आगे चल के। उसके बाद आप किशोर मनोविज्ञान के जनक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, स्टेनली हॉल। कौन है किशोर मनोविज्ञान के जनक? स्टेनली हॉल। उसके बाद व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक कौन है? आलपोर्ट। आप जब व्यक्तित्व नामक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप व्यक्तित्व के बारे में, आलपोर्ट के बारे में बहुत सारा जानकारी ग्रहण करेंगे। उसके बाद मौलिक व्यवहारवादी, मौलिक व्यवहारवादी कौन है? स्किनर, जिसने चूहों पर प्रयोग किया था और पुनर्बलन नामक सिद्धांत का अपने सिद्धांत में प्रयोग किया था। स्किनर 1938 में चूहों पर प्रयोग करने वाले और 1943 में कबूतरों पर प्रयोग किया था। वो मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? स्किनर साहब। और उसके बाद मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है? याद रखना, मूल प्रवृत्तियों के बारे में और संवेगों के बारे में परिभाषा देने वाले और उनके संबंध को बताने वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल का नाम बहुत सर्वोपरि है साइकोलॉजी के अंदर। तो इसको भी हम अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे जब इसका नंबर आएगा। उसके बाद अब मनोविज्ञान की कुछ मुख्य शाखाएं डिवाइड होने लगी धीरे धीरे, और हम जो पढ़ेंगे हमारे यहाँ पे, हम पढ़ेंगे केवल बाल विकास के बारे में। क्या पढ़ेंगे? केवल और केवल बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे और बाल विकास से संबंधित उनकी अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इतना ही हमारी साइकोलॉजी के अंदर दिया गया है। रेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग की अगर बात करें प्री और मेंस, उसमें हम पढ़ने वाले क्या हैं? मनोविज्ञान की एक विशेष शाखा जिसका नाम है बाल विकास, जिसमें हम गर्भावस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक का पूरा अध्ययन करते हैं, और यही हमारी साइकोलॉजी आगे चलती रहती है। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था। देखो आप लोग अच्छे से जानते हैं मनोविज्ञान को बहुत सारी शाखाओं में वितरण किया गया था, जैसे सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल विकास मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान। उसके बाद भी देखो आप विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, निदानात्मक उपचारात्मक मनोविज्ञान जिसको हम क्लिनिकल थ्योरी बोलते हैं, पशु मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान। आधुनिकतम शाखा है वर्तमान की अगर बात करें हम यहाँ पर, ये जो परा मनोविज्ञान शब्द है ये आपकी आधुनिकतम परिभाषा है। इसमें उलझी और गुथी हुई बातों पर चर्चा की जाती है। समझ में आया? तो अब हम जो कल हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो आपका होगा बाल विकास, और यहीं से आपकी कहानी शुरू हो जाती है। रेट के अंदर पात्रता हो चाहे मेंस हो, यहीं से आपका ये सिलेबस स्टार्ट होता है। थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था। तो आज आपकी ये क्लास साइकोलॉजी की कैसी लगी एक बार कमेंट करके सभी विद्यार्थी मुझे ज़रूर बताएं। और रेगुलर क्लास लेंगे और एकदम अच्छा और बेटर कंटेंट आपको मिल रहा है। देखो पढ़ने को तो आप बड़ी बड़ी कोचिंगों से भी कर सकते हो, लेकिन शिक्षा कहाँ पर अच्छी मिलती है वो चीज़ आप लोग देखिएगा। जहाँ पर आपको मुफ्त में शिक्षा मिलती है, अच्छी मिलती है, उसको ज़्यादा ग्रहण कीजिए। बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाने से कुछ नहीं होने वाला साथियों। आपको अगर अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिल जाती है तो वो बेटर है। जैसे मैंने अपनी सेल्फ स्टडी के माध्यम से उस गोल को अचीव किया है, आप भी उसी गोल को अचीव करेंगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में बाल विकास को लेकर के सेकंड पार्ट जब हमारा आएगा सेकंड क्लास। और लगातार जितनी भी क्लास दिन में आपको आती है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उनको आप प्रेजेंटेशन करते रहें, देखते रहें और अपने आप को उभारते रहें। धन्यवाद।